हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टॉपिक है मल्टीपल एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? कोई भी जीन या फैक्टर की फॉर्म्स को हम क्या बोल रहे थे? एलील्स बोल रहे थे। तो जैसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम जो आपस में पेयरिंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं, वैसे टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम। तो वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के कितने पेयर हैं? 2। मतलब एक पेयर में कितने क्रोमोसोम कह सकते हैं हम? 2। तो हर क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स को हमारे अंदर बना रही है। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जो उस जीन की फॉर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एलील बोल रहे हैं। तो एक टाइम में कितनी एलील हो सकती हैं बच्चे? 2 एलील हो सकती हैं, क्योंकि हम क्या हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है हमारे पास। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो केवल एक एलीलिक फॉर्म नहीं होती, उसकी कई एलीलिक फॉर्म है। कई एलीलिक फॉर्म का कहने का मतलब है, अभी तक आप क्या सोच रहे थे कि हर कोई कैरेक्टर, हर जीन के लिए सिर्फ कितनी एलीलिक फॉर्म होती है? 2, क्योंकि हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कोई एक कैरेक्टर बहुत सारे, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मैनी, एक जीन की बहुत सारी फॉर्म्स हो, 2 से ज्यादा फॉर्म्स हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, ऑन द सेम लोकस। लोकस का मतलब होता है पोजीशन। लोकस का मतलब क्या है? पोजीशन है। कि अब मान लो किसी जीन की ये पोजीशन है, इस पोजीशन पर एक टाइम में कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं? एक टाइम पे मैं पूछ रही हूँ, एक टाइम पे। तो ये कैसी कंडीशन है? डिप्लॉयड होमोलोगस क्रोमोसोम की है। तो एक टाइम पे दिखाई तो कितनी देंगी? 2 ही दिखाई देंगी, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में 1, 2 है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में 2, 3 हो, या किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म में 1, 3 हो। तो एक टाइम में किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिखाई तो 2 ही फॉर्म्स देंगी, लेकिन यहाँ पर आप देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 2 से ज्यादा हो गई। तो ये कंडीशन क्या कहलाई जाएगी? मल्टीपल एलील्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? हमारा ब्लड ग्रुप, जिसे हम ABO। तो हमारा ब्लड ग्रुप 3 एलीलिक फॉर्म से बना है। 3 एलीलिक फॉर्म्स ऑफ आवर ब्लड ग्रुप। क्या है वो एलीलिक फॉर्म? एलीलिक फॉर्म को लिखने के लिए अभी जैसे हमने किया था कोडोमिनेंस में IA, एक फॉर्म ये हो गई, दूसरी फॉर्म क्या है? IB, और तीसरी फॉर्म क्या है? छोटा i। तो ये दोनों तो क्या है? डोमिनेटिंग है। ये क्या है? रिसेसिव, इसलिए हम इसको स्मॉल लेटर से दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 फॉर्म से आप अपने ब्लड ग्रुप को दिखाते हैं, लेकिन एट ए टाइम ह्यूमन बीइंग्स में 2 ही फॉर्म्स दिखाई देंगी। इसी की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप बनता है। तो जैसे हम बात करें कि मान लो किसी पर्सन के अंदर ये वाली एलीलिक फॉर्म है, तो ये अपना एंटीजन बनाएगी। किसी के अंदर B वाला है, ये अपना एंटीजन बनाएगी। लेकिन I वाले में कोई भी एंटीजन नहीं बनता। ये हम 11th में पढ़कर आए हैं, है ना। तो ये एक अलग प्रोटीन बना रहा है, ये अलग प्रोटीन बना रहा है, ये कोई भी प्रोटीन नहीं बना रहा है। इसलिए ये वाले ब्लड ग्रुप अलग बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? O बोलते हैं। O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि A के अंदर भी होता है, B के अंदर भी होता है। और अभी हमने कोडोमिनेंस पढ़ा कि जब 2 कैसे एलीलिक फॉर्म आ जाए, I, A और B, तो कैसा ब्लड ग्रुप बन जाएगा?
ए बी, ये ए बना रहा है, ये बी बना रहा है, ये ओ, ये ए बी। तो 3 एलिलिक फॉर्म से बच्चे कितने ब्लड ग्रुप बन गए आपके? 4। तो हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो हम लिखें कि फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया? जो बाहर से दिखाई देगा। जीनोटाइप, अंदर एलिलिक फॉर्म कौन कौन सी हैं, और उसके अंदर एंटीजन। एंटीजन वाला टॉपिक हमने 11th में पढ़ा था। मान लो हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ए ब्लड ग्रुप दिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर IA, ए क्रोमोसोम के ऊपर, दूसरे के ऊपर IA ही हो सकता है। साथ में क्या हो सकता है? IA और छोटा i। अब ये रिसेसिव है, दिखेगा कैसा आपको? IA, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें कह रहा है। तो इन दोनों ग्रुप में, दोनों फॉर्म्स में, जीनोटाइप में IA, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्रोमोसोम A, ये भी AA, यहाँ पर A है, यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है, ये छोटा i है इसके ऊपर। तो 2 डिफरेंट जीनोटाइप हो गए, लेकिन आपको क्या दिखेगा? ये ब्लड ग्रुप A ही दिखेगा। एंटीजन क्या होगी इसके अंदर? A। ऐसे ही हम B बनाते हैं। B के अंदर क्या होगा? IB। दूसरी फॉर्म कैसे हो सकती है? IB और छोटा i। एंटीजन क्या आ जाएगी? B। O ब्लड ग्रुप कैसा होगा? जहां पर रिसेसिव फॉर्म होती है, दोनों ही क्या आएंगे? स्मॉल i। यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और कोडोमिनेंस में जब ये कंडीशन आ गई थी, ये कंडीशन आने पर ना A ब्लड ग्रुप दिखेगा ना B ब्लड ग्रुप दिखेगा, एक नया ही ब्लड ग्रुप आ गया AB, ड्यू टू कोडोमिनेंस। जब एलिलिक फॉर्म किसके साथ आ गई? B एलिलिक फॉर्म को, तो ये A ना B को कंप्लीटली सप्रेस कर पाई, ना B कंप्लीटली A को सप्रेस कर पाई, दोनों ही दिखाई देने लग गई। तो ये क्या हो गया? नया ब्लड ग्रुप बन गया, जहां पर A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है 2 से ज्यादा एलिलिक फॉर्म से एक्सप्रेस होता है। वो कौन कौन से? IA, IB और I, जिसमें से IA और IB क्या है? डोमिनेंट, और I क्या है? रिसेसिव है। तो जैसे अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि किसी भी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हम कैसे निकालेंगे। मान लो किसी की मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। इसकी मैरिज हो जाती है एक मेल के साथ जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB। तो हम AB कैसे लिखेंगे? IA और IB। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं हमारे ब्लड ग्रुप की बच्चों में? यहां से जो गेमीट बनेगा वो क्या बनेगा? IB। यहां से जो गेमीट बनेंगे वो क्या है? IA और IB। तो यहां से क्या ब्लड ग्रुप बना? IA और IA और IB। यहां से क्या बना? IB। ये ब्लड ग्रुप क्या है? AB। ये ब्लड ग्रुप क्या है? B। ठीक है, ये तो कब कंडीशन हुई? जब फीमेल इज होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप B। होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या है? IB है। लेकिन एक और कंडीशन में ब्लड ग्रुप B हो सकता है, जब B के लिए वो क्या हो? हेट्रोजाइगस हो। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैसे बन जाएगा? IB और स्मॉल i। इसकी मैरिज हो जाती है मेल के साथ जिसका ब्लड ग्रुप क्या था? AB। यहां से जो गेमीट्स बनेंगे IB और I।
यहाँ से जो गेमीट बनेंगे वो क्या है, आई ए और आई बी। पुनेट स्क्वायर बनाते हैं हम। पुनेट स्क्वायर से हमेशा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। अगर आप लाइन लगाकर करते हो तो कोई चीज हम मिस कर सकते हैं। हम यहाँ के गेमीट्स लिखते हैं आई बी आई, आई ए आई बी। तो क्या बना ये, आई ए आई बी, आई ए आई, आई बी आई बी, आई बी आई। तो क्या क्या ब्लड ग्रुप निकल आया, ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप का बच्चा भी हो सकता है, ये बी ब्लड ग्रुप का बच्चा भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो आपको पेरेंट्स दिए गए हैं उनकी कंडीशन कैसे दी गई है, whether they are homozygous और heterozygous for any blood group A और B। मान लो जैसे हम बात करें, एक और कंडीशन देखते हैं हम, पेरेंट्स आर heterozygous for A and B blood group। मान लो फीमेल इज heterozygous for A blood group, इसकी मैरिज हो जाती है एक मेल के साथ दैट इज heterozygous for B blood group। तो यहाँ से जो गेमीट्स बनेंगे आई ए और आई हो गया, यहाँ से आई बी और आई। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे हम, क्या बनेगा, आई ए और स्मॉल आई बी और स्मॉल आई। यहाँ से ब्लड ग्रुप क्या बना, आई ए आई बी, ए बी, आई बी आई ए आई और आई। यहाँ से ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है जहां पर रिसेसिव आते हैं, ओ। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या आ रहे हैं, चारों पॉसिबिलिटीज वाले बच्चे हो सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा भी हो सकता है, बी वाला भी, ए वाला भी और ओ वाला भी। 25% पॉसिबिलिटी है हर ब्लड ग्रुप की व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके पास किसी ना किसी का ब्लड ग्रुप दे रखा होगा और आपने बताना होगा। जैसे बच्चों का ब्लड ग्रुप दे रखा है तो आपको पेरेंट्स का निकालना होगा, पेरेंट्स का दे रखा है तो आपको बच्चों का निकालना होगा। तो ये जो कंडीशन है हमारी मल्टीपल एलील्स की है। इसके अलावा दो और छोटी टर्म्स होती हैं हमारी, एक होती है पॉलीजेनिक ट्रेट। एक और कंडीशन है मल्टीपल एलील के अलावा, सेकंड है पॉलीजेनिक ट्रेट। इसको हम एक और टर्म से जानते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, नंबर। जेनिक मीन्स जीन, पॉली मीन्स मैनी। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर एक जीन से रेगुलेट हो रहा है और उस जीन की क्या हो सकती है, कई फॉर्म्स हो सकती हैं, मल्टीपल एलील्स हो सकती हैं या 2 फॉर्म्स हो सकती हैं। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे भी करैक्टर हैं, ऐसे गुण भी हैं जो केवल एक जीन से नहीं रेगुलेट होते। मतलब एक जीन उनको बनाने में मदद नहीं कर रही है, बहुत सारी जीन्स उनको बनाने में मदद कर रही हैं, जो एक क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकती हैं और अलग अलग। जैसे मैं बात करूं, मान लो मेरे पास ये 4 होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक ये जीन है, ये इसकी एलीलिक फॉर्म हो गई 1। एक ये जीन है 2, एक ये जीन है 3, एक ये जीन है 4, एक ये जीन है 5 और एक ये जीन है 6। कि मान लो ये 6 जीन्स हैं,
जो मेरी हाइट बनाने में मदद करती हैं कि पर्सन कितना लंबा होगा। 6 जीन्स उस हाइट को बनाने में मदद करती हैं। अब ये 6 जीन क्या हो गए, जो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ये जीन जरूरी नहीं एक ही क्रोमोसोम पे हो, कि जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 ये एक होमोलोगस, नहीं, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि पॉलीजेनिक ट्रेट में वो सारी की सारी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो जीन जो एक पर्टिकुलर करैक्टर या गुण बना रही है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर भी हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए कि एक गुण बनाने के लिए, एक करैक्टर बनाने के लिए एक से ज्यादा जीन काम करती हैं। मतलब इनका इकट्ठा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तभी आपकी हाइट क्या होगी, लंबी होगी। तभी आप हाइट में इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखते हो, बहुत छोटे लोग भी हैं और बहुत लंबे लोग भी हैं, क्योंकि वहाँ पर मान लो जो बहुत कम हाइट वाले पर्सन है उनके अंदर सिर्फ एक ही जीन काम कर रही होगी, और जो बहुत लंबे लोग होते हैं उनके अंदर 6 के 6 जीन काम कर रहे हैं, तभी उनके अंदर क्या है, प्रोटीन सफिशिएंट बनी और हाइट क्या हो गई, लंबी हो गई। तो मेन बात जानने का क्या मकसद है कि कोई भी गुण जरूरी नहीं सिर्फ एक जीन से ही कंट्रोल होता है, वो बहुत सारे जीन से भी कंट्रोल हो सकता है, और वो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं। हमारा स्किन कलर वो भी कैसा ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट है, वो भी कैसा है, पॉलीजेनिक ट्रेट है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके पास जहां पर आप देखते हो कि एक गुण बहुत सारे जीन से कंट्रोल किया जा रहा है। ये तो हुआ पॉलीजेनिक ट्रेट। इससे उल्टी भी एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं हम, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या कहती है कि जब कोई एक जीन, 1 जीन प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, मोर देन 1 इफेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक इफेक्ट को कई जीन कंट्रोल कर रही हैं। एक कॉमन इफेक्ट है, ये ऐसे काम कर रही है, ये इफेक्ट है, पीछे से काफी चीजें कंट्रोल करें। यहाँ पर प्लियोट्रॉपिज्म में क्या हो जाएगा, एक चीज है जो अलग अलग काम करा रही है, अलग अलग इफेक्ट दिखा रही है, अलग अलग गुण दिखा रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। तो सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1 इफेक्ट, मोर देन 1 फिनोटिपिक इफेक्ट, बाहरी रूप से दिखाई देने वाला इफेक्ट, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हुई। जैसे आगे हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया में एक तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, दूसरा हमारे जो सेल की शेप है वो भी क्या हो गई, बदल गई। तो 2 इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, HB का कम बनना और साथ में सेल की शेप भी चेंज होना। तो एक जीन की वजह से जब आपको एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाई देंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्लियोट्रॉपिज्म। तो ये कुछ हमने कंडीशंस करी जहां पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को ओवरकम करते हैं। मल्टीपल एलीलिज्म किया हमने, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस किया, अब हमने को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd लॉ करेंगे मेंडल का, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।